और यहाँ तक कि टीपू सुल्तान को भी बसनगुड़ा पाटिल ने गाली दी थी। तो आपने क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया? अभी ये पैदा ही नहीं हुआ है, बसवनगौड़ा पाटिल पैदा ही ना, अभी अभी का है उन्हें, उसका अभी टाइम है ना, अभी अभी शुरू किया है। इसको कैसे, कहाँ, क्या कानून में कैसा उसको हैंग करना, कानून को भी मालूम है। कानून ऑफ मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, पैदा नहीं हुआ मतलब? अपना पुराना चेयरमैन एक चोर शाफी सादी था, उन्हें कल्परेट ना अक्यूज बना, केस अक्यूज नंबर 1 बन के केस में डाला हूँ। आप पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलने के तैयार हैं, आप दीवाने। ये बड़ी प्रॉपर्टी का मतलब ये कि एंड में जियाउल्लाह शरीफ को दे दिए। जियाउल्लाह शरीफ जो इसका नाम है, अलमीन मेडिकल का, अलमीन मेडिकल फंड ट्रस्ट जो बीजापुर में, बीजापुर बेंगलुरु में, जिसकी 6000 करोड़ की माली हालत है, वो तकरीबन 25 साल से उठाए, 25 साल से अपनी बेटी दामाद को दे दिए। और उनके लिए मेरी बद्दुआ ही नहीं, बीजापुर में जो चला रहे हैं उनका, जियाउल्लाह शरीफ का, उनके दादा का, उनका बीवी का, उनकी बेटी का, उनके दामाद का, उनके भाइयों का, उनके परदादा का, किसी का माल नहीं हो, देखे ही नहीं। ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग मुसलमान के लिए खत्म है। ये सभी मुसलमान को खत्म करने इनकी कोशिश है। ये हक क़यामत तक मुसलमानों का है। क्योंकि आप हर इशू पर बात करते हैं, तो ये बताइए, जो राजनेता हैं, जो सियासतदान हैं, उन सियासतदानों ने कई मर्तबा मुसलमानों के खिलाफ बातें की है, तो उस हालात में भी क्या आपने उन पर कोई कानूनी एक्शन, कोई इशू पर बात की है? और यत्नाल, बसनगुड़ा पाटिल यत्नाल जो एमएलए हैं, बहुत ही छोटा आदमी है। आज तक जो 450 आईएएस ऑफिसर्स, एमएलए, मिनिस्टर, सीएम्स के ऊपर केस में दर्ज किया। स्वागत है आपका हक की आवाज में, मैं हूं शकील बागमारे। इस वक्त मैं बेंगलुरु में मौजूद हूं और इस वक्त मेरे साथ बेंगलुरु की एक अहम शख्सियत आलम पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं पहले आलम पाशा साहब का अपना कीमती वक्त देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो आलम पाशा की अगर बात कहें तो आलम पाशा एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर यहाँ पर बेंगलुरु में जाने जाते हैं और कानूनी के जानकारी भी रखने वाले हैं, और बहुत से इन्होंने सरकार के खिलाफ भी कानूनी जो उनकी गलतियां थी, उन गलतियों को भी उन्होंने उजागर किया है। बहुत से अहम कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो मैं पहले आलम पाशा साहब से जानना चाहूंगा कि आलम पाशा साहब, अक्सर आप अपने बेबाकी से आप जाने जाते हैं, बहुत ही दिलेरी से आप लोग सवाल भी करते हैं, दिलेरी से बात भी करते हैं, और आपको यहाँ के, जहां तक के बेंगलुरु की हद तक बात है, तो आपको कहा जाता है कि बहुत ही दिलेरी के साथ बात करते हैं और मुसलमानों के हक के लिए आप बात करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक्चुअली आलम पाशा साहब हैं कौन और आलम पाशा साहब का मकसद क्या है? मैं तमिलनाडु से हुआ था। हमारे दादा फाजिल साहब के नाम से गांव और गली मोहल्ले बने, जिसके पास हजारों के एकड़ हमें गरीबों में तकसीम कर दिए। इन आलम पाशा के वालिद जी। उसके फ्रीडम फाइटर थे। जिस जगह पे कलेक्टर्स और जितने भी पुलिस ऑफिसर, मुझे थोड़ा याद है, अभी मेरी 60 साल की उम्र है, थोड़ी उम्र में जो भी आते हैं इनके पास अपना पूरा हथियार रख के जाते हैं, क्योंकि उधर पे न्याय को देखते हैं हमारे दादा, हमारे वालिद। और जिसमें हजारों के एकड़ हमें तकसीम कर दिए। कई छोटी सी हिस्सा लेके मैं बेंगलुरु को आया, पढ़ा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जमा पढ़ा, लाहौरी का भी पढ़ा, मुकम्मल पूरी तरफ से नहीं किया। उसके बाद यहाँ थोड़ी जायदाद, उधर की जायदादों में लिया, जो वो हो गई कोई हजारों के करोड़ में। जो आज थी यानी देवनहल्ली का पार्क है, मैंने एयरपोर्ट में कई चीज जमीन एक्विजिशन हो गई। उसमें मेरी ख्वाहिश रखा था मैं, यानी 2011 में, आज के 10 साल के पहले, गरीबों को, हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश है 5000 घर बेंगलुरु में देना है। वही शर्त से पैसा दिया था मुझे। जब मैं सरकार को बोला, सरकार मेरे को 35 एकड़ या 26 एकड़ एयरपोर्ट को लग के जमीन दी थी। जी जी, यानी सरकारी दी थी, जो तो मेरी जमीन अक्वर के बाद 180 एकड़ के ऊपर एक्विजिशन कर लिए एयरपोर्ट को। वो पैसा थोड़ा सा आया, ये जमीन का पैसा थोड़ा बना में, इसका अलग प्राइस था। जब येडियुरप्पा जी और ये मुरुगेश निरानी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, ये बिल्डरों को बुला के मेरा आलम पाशा का सिग्नेचर करके बेच दिया।
क्योंकि ये समझा मतलब आपका फेक फेक सिग्नेचर किया गया। सिग्नेचर करके बेच दिया। हम्म, तो वो हमें उनसे गुजारिश किए, नहीं किया। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज भी बेल लेके बैठे हैं ये। अच्छा। ये कौन अपने, ये दोनों सीएम होने वाले भी उन्हीं थे और ये सीएम। इसके बाद ऐसा ही नजर आया कि भाई पूरा जितना क्या बेंगलुरु का, कर्नाटक में मुसलमान की हालत क्या है। जब देखा, मैं डिसाइड किया कि भाई ये पूरा करके हमें जाएंगे काम भी, किसी भी कंट्री में सेटल हो जाएंगे, क्योंकि इतना अन्याय हो रहा है यहाँ पे। तब बहुत पुराना जमाना था, तब सोचा क्योंकि मुझे कुछ खाने का नहीं है, कुछ लेने का नहीं है, तो अब मैं जाऊं क्यों और ये लोगों को डरूं क्यों। तो इसलिए कर्नाटक के लोगों के साथ रो के कुछ करें करके आज तक जो 450 आईएएस ऑफिसर्स, एमएलए, मिनिस्टर, सीएम्स के ऊपर केस में दर्ज किया। 450 आईएएस ऑफिसर्स हैं कि इसमें पूरे आईएएस हैं, पुलिस एडीजीपीज हैं और अपने एमएलए हैं और जितने भी हैं अपने फार्मर चीफ मिनिस्टर में जितना भी किया गया, तो उसमें हमें डट के खड़ा, क्योंकि एक तो है हमें बाहर जाना और दूसरा है तो मेरी उम्र भी हो गई और तीसरा हो गया अब जीने का मकसद भी नहीं है और ये लोगों को छोड़ के तब ये केस हाथ में लिया। 450 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अब बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, हरीश साल्वे साहब होते हैं, दूसरे फलां होते हैं, ये लोगों का देखते हैं, हमें ये लोगों का सुनते हैं, लोगों की मदद लेते हैं। तो इधर पे बैठे जब कर्नाटक में लोकायुक्त आना चाहिए करके भी सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से लोकायुक्ता दिए मेरी केस के ऊपर। अभी लोकायुक्त यहाँ पे जो आया है मेरे ही केस से था। अच्छा। नहीं तो एसीबी के नाम से था। लोकायुक्त को अभी रिसेंटली 2022 में हम ही लाए थे। ऐसे कई से अभी पीएमएलए का ईडी जिस जगह पे औरत की डिलीवरी होती है वहां से भी लेके जाते हैं, इतना फोर्स दिया गया, उसके भी खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ। ये ईडी पीएमएलए होना नहीं चाहिए, होगा तो यही पावर होना चाहिए। यानी कौन बनाए, अमित शाह बनाए, कौन बनाए वो मतलब नहीं, इसका पावर जो दिया रोकना। इसमें एक केस में वो भी सुप्रीम कोर्ट में हूँ, दलित क्रिश्चियन इश्यूज का ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो भी हूँ। जब यूक्रेन रशिया की वार थी तब हमारे बच्चे जो थे इंडिया के, ये बच्चों के लिए 25 प्लेन्स का इंतजाम किया कोर्ट से केस डाल के। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, आर्मी के फ्लाइट जो है मेरी केस के ऊपर हुए थे। अभी एयरपोर्ट, अब वक्फ बोर्ड में जितने भी घोटाले हैं तकरीबन 5 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ के घोटालों के ऊपर मेरा केस चल रहा है। मगर उस वक्त तो कहा जा रहा था कि मोदी जी ने गंगा योजना के तहत यूक्रेन के बच्चों को यहाँ पे ला रहे थे। हाँ नहीं, मेरी केस थी, केस के ऊपर ही उन्होंने ऑर्डर किया आर्मी के चीज पे सुप्रीम कोर्ट से। वो केस के बाद ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केस लाइव रखा था, जो डेली कितने लाते हैं क्या लाते हैं मेरे केस में रिकॉर्ड होता था। वो जो भी हुआ शायद उस वक्त मीडिया में उतना उजागर नहीं किया गया, क्योंकि अब उसमें हमारे केरल के जो बच्चे थे उनकी अर्जी के ऊपर में किया था। वो केरल के आहना करके बच्चे थे, उनके पिटीशन नाम से मैं केस चलाता था। जो भी वो काम ऐसे दिक्ष में हुआ। अभी वक्फ बोर्ड में काम है, वक्फ बोर्ड में अपना काम 5 से 20 लाख करोड़ रुपए सिर्फ मुसलमान भाइयों के। अब मेरा जो जितनी भी माल है समाज के लिए वक्फ नहीं, मालूम है वक्फ का मतलब हमें मरने के बाद वक्फ होगा, अब जिंदे में क्या करना वो करना शुरू किया था मैं। अब इसमें भी क्या हालात है देखा मैं। तो इसलिए जो कर्नाटक वक्फ बोर्ड में जो घोटाला हो रहा है तकरीबन 20 लाख करोड़ का माल है। 20 लाख में 5 से 8 लाख करोड़ का माल अपने गुलबर्गा के पुराने एमएलए और बेंगलुरु के एमएलए, पुराने एमपी लोगों के पास तो पूरे 5 लाख करोड़ का माल बैठा है। समझो अभी अपने अल-अमीन कॉलेज है बेंगलुरु की, ट्रस्ट कॉलेज है, इसे 5,000 रुपया भाड़ा दिया जा रहा है किराया, जिसकी वैल्यू वहां पे 300 रुपये किराया चल रहा है। ऐसा 50 साल से चल रहा है। ये सभी तमाम चीज देख के इसके ऊपर मैं अपना एजिटेट किया, अपने कोर्टों में केस डाला हूँ। मुझे मदद पूरी नहीं मिल रही है और हमें वो केसों को चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। ये लोगों को हमें एनक्रोचमेंट, इलीगल, क्रिमिनल, मिसक्रींट्स, इस अंदाज पे हमें केस डाला है। और ये अभी लेटेस्ट वक्फ बोर्ड में यही काम नहीं संभाल रहे हैं इन्हों। और उसके ऊपर जो शादी, खुला, तलाक का सर्टिफिकेट देने का भी बीजेपी पिछले गवर्नमेंट से ऑर्डर जीओ डाले। ये जीओ के ऊपर भी मेरा हाई कोर्ट में अर्जी दिया हूँ कि भाई यही काम जब नहीं कर रहे हैं तो तलाक खुला का कहाँ से देंगे इन्हों, इनके वक्फ बोर्ड एक्ट में ही नहीं है, रूल्स में नहीं है करके वो भी केस का मैं किया हूँ। और आईएमए के जो 10 लाख 15 लाख आदमी अफेक्ट हुए, 1 लाख आदमी के
पैसे जो खाया गया मंसूर खान और पूरे जितने भी आज के सियासत लोग भी इसमें शामिल हैं, तो 2 महीने में बाहर आ गए उन्होंने। कौन अपना मंसूर खान, इसमें 10 लाख आदमी फैमिली लोगों को मुश्किल है। वो केस हमें जब इधर गई बात से SFI वो दिल्ली में लिख के सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लाया, और ये भी कोशिश कर रहा हूं मैं हर लाख आदमी का जो पैसा गया एक एक आदमी के नाम से अलग केस बन जाए, यानी कर्नाटका की गवर्नमेंट से, यानी सरकार की रिकमेंडेशन से पुलिस की FIR बने। तो ये नहीं बन पा रही है ना, इसमें कोई एक हमारा मंत्री पुराने नए मुसलमान के कोई आदमी मतलब सरकार की नाकामी है। नाकामयाबी भी इसका मतलब क्या है, जब एक पुलिस की चेक बाउंस हो गई, यानी एक चेक पहले बाउंस हो गई किसी की भी, उसका नोटिस दिया जाता है, बाद FIR पड़ता है, बाद आके कोर्ट से उसको जुर्माना डालते हैं, 1 लाख रुपए को लाख रुपए दो और आपको 2 महीने की सजा। ऐसी केस होना, ऐसी केस नहीं डाले, एक भी केस जीरो है बेंगलुरु में पूरे IE में की उसकी कोशिश में लगा हूँ। और जितने बच्चे मासूम बच्चे जो हैं एकदम इनोसेंट जेलों में पड़े हैं, हुबली, आलन, शिमोगा, बेंगलुरु KGHL, DJHL, इनके केसों में भी लगा हुआ है मेरा। क्या कर रहे हैं उन केसों में? अभी रिसेंटली हमें यानी सुप्रीम कोर्ट से उधर से भी लॉयर को बुला के हमें UAPA में जो पूरा डाले थे, जो 550 बच्चों में 500 आदमी को USA से हम निकाला था। हम बोला UAPA ये नहीं आता है इसमें करके बोलने से सिर्फ 500 को निकाल के 45 बच्चों को जेल में रखा है। ये 500 के ऊपर भी केस IPC का ज्यादा केस डाला, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल मेरा एक स्ट्रैटेजी है, जो मेरी माँ का गाली दिया, मेरा बच्चों का गाली दिया, मेरे ऊपर बोला हम छोड़ेगा, मेरे नबी के ऊपर बोला, मेरे कुरान शरीफ के ऊपर बोला, अल्लाह की कुरान शरीफ के हम छोड़ेगा नहीं। हमारे को गुस्सा आएगा, हमें हड़ताल नहीं, हमें जोर की आवाज से बात करेंगे। ये कानून में गुनाह नहीं है, इसको ये नहीं है UAPA लागू नहीं होता। जो जोर की बात से किया नहीं किया किसी को पता नहीं है, जो एकदम मासूमों को जो मालूम भी नहीं किया, दूसरा है जो मालूम नहीं है, ये लोगों को लाया गया। इसमें लाने के लोग दूसरे थे, BJP वाले, कांग्रेस वाले, SDP वाले जो है उन्होंने दूसरों को लाए। जो आज जेल में उनको पूछेंगे कुरान शरीफ का, मेरे नबी का नाम और फला हादिसा उनको पता ही नहीं है। ये लोगों को बाहर लाने की कोशिश में मैं 4 साल से लगा हूं, मुझे दूसरे तरफ से मदद नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है, जब ये लोग बोलते हैं कौन अपने ये लोग वहाँ सियासती लोग ये लोगों के पीछे जाते हैं, मेरे ऊपर गलत बोलना फलां बोलना, तो ये लोगों को अंदर रखे, उनकी कामयाबी हो गई। कैसे इनका इलेक्शन आया, इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर ली। अब हमें अल्लाह के सामने कामयाबी देखना है, ये मासूमों को बाहर निकलना है, IMA का पैसा आना है। अमानत बाग में जो घोटाला हुआ 20-50 हजार करोड़ का, वो चीज में भी मेरी केसेस हैं। तमाम 450 केसेस मेरे चलते हैं, यानी तकरीबन 40 या 50 लॉयर्स को हम मेरे तरफ से हमें हदिया देते हैं। मैं खुद भी अपेयर हो रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तमाम चीज। इतना मेरा बैकग्राउंड है। मतलब यही कि जब आपके साथ गलत किया गया, यानी आपके डुप्लीकेट सिग्नेचर करके आपकी जमीन को हड़पने की कोशिश की, तो आप अपने ऊपर जो जुल्म हुआ था उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जब निकले, तो आपको ऐसा लगा कि बाकी लोगों पर भी जुल्म हो रहा है, इसलिए आप ये जो भी मुद्दे आपने अभी बताए इस पर आप आवाज उठा रहे हैं शायद। बेशक वही था। तो मेन मुद्दा है कि भाई लैंड एनक्रोचमेंट है, रेवेन्यू का लैंड जो दुनिया कर्नाटक में कि एक शान क्या है, लंदन में भाव नहीं है, आपके बीजापुर में, हमारे KGHL में, शिवाजी नगर में भाव है प्राइस लैंड का, इतना बड़ा भाव है कर्नाटक में। वो जो प्राइस है उसमें करोड़ के रुपीस, पहला एक बिल्डर बनना है और अपना एक MLA बनना है, और MLA बना बाद और दूसरे पार्टी को फिट करने वक्फ बोर्ड का ही पैसा इस्तेमाल हो रहा है। और जितना भी बजट है हिंदुस्तान का इंडिया का 2 लाख करोड़ रुपया, 5 साल के लिए 10 लाख करोड़ रुपया है, 10 से 12 लाख करोड़ रुपया। हमारी कर्नाटका वक्फ बोर्ड की जायदाद है 40 लाख करोड़ की, और साल में इसका अप्रिसिएशन है 12 से 15 लाख करोड़ रुपया, इसका भाव बढ़ रहा है। तो यही ज्यादा है, यही चीज है, यहाँ से पैसा फीड होता है, यहाँ का पैसा लेके सियासत करते हैं। यही मेरे पूरे रिकॉर्ड्स में, पूरे एनालिसिस में, मैं लोकायुक्ता, ACB, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रुके यही देखा हूँ कि भाई इधर पे पैसा है, जायदाद, होटल, 5 स्टार होटल, फला इसमें ही बन रहा है, कॉलेजेस, इदारे, इधर ही पैसे कमाते हैं। ये एक हैंडफुल ऑफ लोग हैं, ये हैंडफुल ऑफ पॉलिटिकल लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी बढ़ाने के लिए मुसलमान के यानी खबरों की
मफ्तून की जगह उठा के बेच दिए, एनक्रोच कर लिए, इलीगल सेल डीड बना लिए। उसकी लड़ाई हम जिंदे रहे तक लड़ेंगे। अब यहाँ तक अभी लोगों में एक अवेयरनेस आ गया। मेरी केस से अपना पुराना चेयरमैन एक चोर शाफी सादी था, उन्हें कल्प्रिट अक्यूज बना, केस अक्यूज नंबर 1 बन के केस में डाला हूँ। एफआईआर भी बन गया, चार्जशीट भी उसके ऊपर होगी, अरेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। आप जैसे कि वक्फ चेयरमैन साफी की बात कर रहे हैं, आप उन्हें चोर कह रहे हैं, तो यही साफी कुछ महीने पहले आप पर भी ब्लेम लगाया था कि आप पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलने के तैयार हैं, आप दीवाने के जैसा पब्लिसिटी लेने के लिए आप दीवाने हैं। और आपने जो उस वक्त आपने जो लैंड की बात कही थी, वो दरअसल वो प्रॉपर्टी अलग है और आप बता रहे हैं अलग। इस तरह आप पर भी वो उन्होंने कई इल्जाम लगाए थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने बड़े होंगे, बड़े आदमी है, चेयरमैन नहीं, इन्होंने बोले हमें तो एक इनोसेंट एक इन्फॉर्मेंट हूँ मैं। ये बड़ी प्रॉपर्टी का मतलब ये कि एंड में जियाउल्लाह शरीफ को दे दिए। जियाउल्लाह शरीफ जो इसका नाम है, अल-अमीन मेडिकल का, अल-अमीन मेडिकल फंड ट्रस्ट जो बीजापुर में, बीजापुर बेंगलुरु में, जिसकी 6000 करोड़ की माली हालत है, वो तकरीबन 25 साल से उठाए, 25 साल से अपनी बेटी दामाद को दे दिए। और उनके लिए मेरी बद्दुआ ही नहीं, जियाउल्लाह शरीफ की बात कर रहे हैं। जियाउल्लाह शरीफ जो है, उनको ये आदमी दिया था, जो चोर आदमी अपना शाफी सादी, इस तरफ की प्रॉपर्टी ये पूरा मिलके उस तरफ की प्रॉपर्टी वो केजब बाबू को दे दिया। उन्हें सियासती करने के लिए उधर घर बन के देगा। वो पावर नहीं, वो पुलिस देगी, उसको हैंगिंग कराएगी, दोनों को पता है, इसको फांसी चढ़ेंगे उसमें। इस साइड पे उसको दे दिया था, ये एमओयू बना के अपना IAS IPS बनाएंगे। और मेडिकल कॉलेज का मेडिकल अपना बीजापुर में कितने डॉक्टर्स को बनाने, कितने 1000 बार आ गए वो, कितने बार क्या किए, कौन सा किए। तो उसके हालत देखते हुए में, कौन सी हालत जो बीजापुर में जो चला रहे हैं, उनका जियाउल्लाह शरीफ का, उनके दादा का, उनका बीवी का, उनकी बेटी का, उनके दामाद का, उनके भाइयों का, उनके परदादा का, किसी का माल नहीं हो, देखे ही नहीं उन्होंने। ना पैदा हुए वो फैमिली में, जो दिए हुए अरब के आदमी थे और हमारे मुसलमान के पूरे लोगों पैसा दिए बनाए, इन्होंने आके कब्जा मार के बैठे हैं। अल-अमीन मेडिकल कॉलेज चैरिटेबल फंड ट्रस्ट बना के अपना कब्जा बना लिया। क्राइम है वो, एकदम क्राइम है वो। बीजापुर के लोग इनको छोड़े हैं, क्योंकि बीजापुर के लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतने बड़े हैं, इतना ये जाने नहीं कि भाई इनका कौन सा माल है, कहाँ का माल है। यहाँ तक कर्नाटका के मुसलमान नंबर्स लेते हैं 140 से 60 लाख का, सिर्फ वोट के लिए, वोट की गिनती के लिए। इतने लोगों को भी ये मालूम नहीं कि भाई ये माल 6000 करोड़ का हमारा है, ये मुसलमान का है। इनका कोई चीज नहीं है, कोई हक़ उसमें नहीं है। एक सीट को 50 से 75 लाख से 3 करोड़ रुपए तक लिया जा रहा है। इन्हों जो पूछते हैं वो दिया जा रहा है। क्यों देना, क्या करना, आलम पाशा के अलावा कोई इंसान पूछा नहीं। अभी हम चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है, ACS को लिखा है, कमिश्नर को लिखा है, ये लोगों की ये लिखा है कि भाई ये पूरे बीजापुर वालों को जमना है, ये आदमी ऐसा बैठा है। तो ये लोग का जवाब भी यही है, तो हमें क्या करें? जवाब क्या रहा? तो ये लोगों का है कि भाई अपना ट्रस्ट बनाए हैं, इनका पैसा है, इनको पता नहीं। तो इसलिए मैं ये लिखा, अभी ये मेरा बात है, CM के पास लिखा हूं मैं कि भाई आप सुपरसीड कर लो। सुपरसीड का मतलब आप ले लो, एडमिनिस्ट्रेटर डाल के फिर भी नया इलेक्शन करो। ये रेवेन्यू कमिश्नर के अंदर आता है, रेवेन्यू स्पेशल DC के अंदर आता है। ये DC से काम कराना है, करा के किसका माल है, कैसा है, लोगों से फिर कराना है। अब मेरी चैलेंज है, मेरी बात है, मैं हर टाइम पे बोला हूं कि भाई मैं अपना एक रोप लेके मैं ही हैंग होने वाला हूं को या सुप्रीम कोर्ट के सामने। उनका कुछ पैसा होगा तो इसमें 1 भी रुपया बताया तो उनका होगा, और दूसरे रकम का पैसा होगा कि भाई इनका पैसा नहीं है, कौम की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की होगी, तो 1 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक आलम पाशा उनको हदिये में दे देगा। ये पहले से बोला हूं। मतलब आपकी बात अल-अमीन की जहां तक बात है, ये कमेटी को चेंज करना चाहिए। कमेटी नहीं, माल कमेटी जो आती है टेम्पोररी, ये माल औकाफी माल है, उम्मा का माल है। मेरे बुजुर्ग डाले हैं। ये कहाँ जा रहा है? कहाँ है? बुजुर्ग माल है ये, पूरा कम्युनिटी का। हर कभी भी जिस जगह पे माल रहता है वो जुरिस्डिक्शन को जमता है। अभी विजयपुरा में तो विजयपुरा का जुरिस्डिक्शन है, ये डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट को फोड़े होंगे, वो ही डिस्ट्रिक्ट के लोग आना है, फिर बदलना है 3 महीने 6 महीने में, फिर बदलना है, नहीं तो जेल जाना है, नहीं तो जेल में डालना है। इसका नाम है कौमी
अब इन्हों 25-30 साल से रख लिए। जी, जो बीजापुर वाले हैं, ये लोगों को सलाम करके बैठे हैं और जो आते हैं पैसा दे के जम पड़ते हैं और ये बोलते हैं हमें ही चलाने वाले, हमें ही कैपेबिलिटी है। क्या जवाहरलाल शरीफ के बाप मेडिकल कॉलेज रखे? क्या उनके ससुराल, बेटी के ससुराल में रखे? क्या ताल्लुकात है उनको? जब उधर के जो प्रोफेसर टीचर्स फलां को रख के कर रहे हैं और कमाई जब हो रही है, एक सीट का 1 लाख रुपए से भाव से 3.5 करोड़ रुपए तक और कमाई तो आ रही है जिस जगह भी है, तो वो खुद तुम्हें नहीं लिए, वो छोड़ना जरूरी है। जब तक बेवकूफ़ी है 1 करोड़ 60 लाख रुपए में लोगों में समझते हैं हमारी नहीं है, तो ऐसे लोग हासिल करेंगे। इसलिए यही प्रॉपर्टी जो हाफिज सादी बोला, आप बोले ये साइड का इनको दे दिए थे, मैं उसके ऊपर चार्ज किया ये और इधर दूसरी साइड में दिए, वही बोले मैं ये साइड का वो साइड का कंफ्यूज कर रहे हैं। ये पूरी प्रॉपर्टी को मिस यूज करे, वही कंप्लेंट है जो जियाउल्लाह शरीफ को भी दिए, इनको भी दिए। और बोले जियाउल्लाह शरीफ आपने IAS पढ़ाते हैं, क्यों बीजापुर में नहीं पढ़ा है? क्यों दूसरी जगह इतने इंस्टीट्यूट, अल-अमीन कॉलेज इतनी बड़ी है 14 एकड़ 7 एकड़ में, यहाँ क्यों नहीं पढ़े? क्यों इनको रियल एस्टेट चाहिए? इनकी जिंदगी कितनी है? ये रियल एस्टेट लेके 100 साल का लिख लिया, अब एक कर इन्हों कौन होते हैं देते हैं? क्या बात, जो रियल एस्टेट की वैल्यू क्या है, उसका किराया क्या देते हैं? इसमें किराया कम भी दें मगर कम्युनिटी को कैसा इस्तेमाल होता है पहले ये देखना है कि भाई वो इस्तेमाल करने के लिए नई बिल्डिंग बना के ये जमीन इनको देना है जिसकी वैल्यू 100 से 200 करोड़ की है। ये इनको हिसाब नहीं जियाउल्लाह, क्योंकि 5 से 7 हजार करोड़ का ही लेके लोग आने से ऊपर कुत्तों को भी अपने पाले हुए कुत्तों को भी अपने दूसरे पॉलिटिकल पावर के रहमान खान से बताते हैं। रहमान खान और उन्हों बैठे हैं, ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग जो जालिम और तूफानी ऐसा नहीं है, ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग मुसलमान के लिए खत्म है। ये सभी मुसलमान को खत्म करने इनकी कोशिश है, ये हक क़यामत तक मुसलमानों का मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है जो कौम के जिम्मेदार बनकर ये कौम को ही लूट रहे हैं, आपका कहने का मतलब है? लूटने का नहीं, अभी तक जो लूटे हैं तकरीबन मेरे अंदाज से 1000 करोड़ के ऊपर इसमें बनाए हैं। कौन? रहमान खान और वो। अब हिसाब कहां से देंगे? जो अब इसलिए विजयनगर अपना विजयपुरा जुरिस्डिक्शन का बोल रहा हूँ, किसके पास 2 करोड़ लिया, 5 करोड़ लिया, 1 करोड़ लिया, उनको ही मालूम है। अच्छा। कहां से लिए, वो पैसा कहां गया? तो इन कहां से जब कैश पैसा लेते हैं वो अपना हिसाब कहां आता है? कितनी कैपिटेशन फी को हिसाब लेते हैं और सिर्फ अपना ये बनाते हैं कि ये एक सिंगल पैसा टैक्स हुकूमत को भी नहीं बना, इनकम टैक्स नहीं बना, कैपिटल कोई टैक्स गेन नहीं बना, क्योंकि ये कौम की प्रॉपर्टी है। कौम को क्या बेनिफिट दिया? कौम को ये बेनिफिट देना, तुरंत छोड़ना है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप मेरे सामने 1 या 10वें आदमी होंगे अपने नेशनल चैनल्स वालों में, अब इनको बोला हूं मैं, इनका क्या कास्ट है बोलने दो और इनके लायक बीजापुर में है, फला है ना, बीजापुर के लोगों को देने दो, ये लोग संभालेंगे और हमें एडवाइजर रहेंगे, हमें काम करेंगे, हमें तनख्वाह नहीं लेंगे, हमें बोर्ड में नहीं रहेंगे, हमने किसी भी जो नहीं किया हम हमारे जैसे लोग नहीं किए, ये लोग सरकार उठाएगी, सरकार ही चलाएगी। अब सरकार कर्नाटका सरकार डिपार्टमेंट फेल हो गई, लास्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टर आएगा, PMLA बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये ED का काम क्या है? जो मकसद से प्रॉपर्टी लिया गया तुम्हें, माइनॉरिटी का मकसद, तो माइनॉरिटी को पूछा जाएगा और वो अपना इस्तेमाल नहीं किए, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार अपने आप ठालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यही होगा, यही होना चाहिए। इसलिए मैं 4-6 साल से बहुत आहिस्ता एक केस में जा रहा हूँ, क्योंकि भाई ED को जाएगा जो मिसयूज ऑफ एनी यूज, कौन से यूज को आप दिया है वो यूज नहीं करा तो ना ये रेवेन्यू कमिश्नर ऑफ DC के पास रहेगा, ना इनके बोर्ड में रहेगा, वो सीधे अपना ED को जाएगा। यही रास्ते बना रहे हैं। एक तो इन्हों चलाएंगे, नहीं तो अपना, क्योंकि अमानत बैंक में भी अभी ED आ गया, ED का रेड हुआ, ED अपना उठा रही है जो प्रॉपर्टी। रहमान खान जो पहले किया, अभी इधर भी यही होने वाला है, इनको पता है। तो मुझे ये दर्द है, 1 साल को तकरीबन 100 से 250-300 करोड़ रुपए यानी पैसा मुसलमानों के पास लेके उनको बगैर इल्म दिए, बगैर तनख्वाह दिए, बगैर ये लोगों के लोकल लोगों को मदद करे, ये लोग खा रहे हैं। उनकी बेटी दामाद ऐसे लोगों को छोड़े हैं। इनको मेरे को चाहिए, इनकी जो दौलत कमाए हैं इधर बेंगलुरु में, बोलते हैं कमाई करके, फार्मर्स को इनको उनके साथ रोके, किसको धोखा दिया पता नहीं है, कम्युनिटी को ही धोखा देने वाले किधर क्या दिए। इसमें बेटी दामाद और इनको बांट लेने दो, इनका स्कॉलरशिप देंगे, ये प्रॉपर्टी तुरंत छोड़ना है। नहीं हमें तैयार है 100 करोड़। कौन सी प्रॉपर्टी? अल-अमीन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बीजापुर और बेंगलुरु दोनों की भी ट्रस्ट जो बनाए हैं, फंड ट्रस्ट बनाए हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलना, वहां के 1-2 अपने
लेक्चरर प्रोफेसर को डाल लिए। इनके 3 रहमान खान, अपना जियाउल्लाह शरीफ, उनकी बेटी, ऐसा आ गए। इतना ही है। क्यों होते हैं तुम्हें? इस ताल्लुक से आप कोर्ट भी गए हैं क्या? कोर्ट में नहीं, मैं सीएम को, क्योंकि कोर्ट में एक ही जाऊंगा मैं, ईडी कोर्ट में, अच्छा, एनफोर्समेंट कोर्ट में। मतलब अभी आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया? नहीं, कोर्ट का मतलब हमें सीधे बोलेंगे सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को बोला है। स्टेट गवर्नमेंट जब नहीं करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपने आप उठे, क्योंकि पहले केस होना, कोर्ट को जाने की एफआईआर होना। अभी एफआईआर का रेवेन्यू डीसी करेगा बीजापुर का, क्या नहीं ईडी का ऑफिसर करेगा दिल्ली का, यही चीज में है। इससे पहले कोर्ट, कयामत, ये तमाम हमारी है। हमें इनको पूछे, इनको खुद दे देना है। तुम्हारे बीजापुर लोग के लोगों को भी बोलता हूं कि भाई आप चलाइए, पैसा हम देंगे, चाहे जितना भी मेरा भी है पुराना बेच के दे दूं, इन्हों पैसा डाले रह दो, नहीं तो छोड़ के भागना है, इन्हों छोड़ना है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं है, अभी तक का हिसाब किताब नहीं है। ये अकाउंट में जितना दे रहे हैं बैलेंस शीट में, फेक फॉल्स बैलेंस शीट इतना ही है, कैश पैसों का हिसाब नहीं है, कुछ भी हिसाब नहीं है। मुसलमान का माल मुसलमान होते हुए उन्होंने कर रहे हैं, तो ये बड़ा जुल्म है मुसलमानों के ऊपर। जैसे कि आलम पाशा साहब का कहना है कि सीधे सीधे आलम पाशा साहब कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के लिए जो तंजीमें खोली जाती हैं, जो बड़े बड़े इदारे खोले जाते हैं, आज उन इदारों में मुसलमानों के नाम पर जो मुसलमानों के रहनुमा बनकर बैठे हैं, वो रहनुमा ही उस इदारे को बर्बाद कर रहे हैं और अपने खुद की ओन प्रॉपर्टी समझकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बेशक। तो ये रही मुस्लिम रहनुमाओं की बात। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप हर इशू पर बात करते हैं, तो ये बताइए, जो राजनेता हैं, जो सियासतदान हैं, उन सियासतदानों ने कई मर्तबा मुसलमानों के खिलाफ बातें की है, तो उस हालात में भी क्या आपने उन पर कोई कानूनी एक्शन, कोई इशू पर बात की है? अपना ईश्वरप्पा बोला जी, अल्लाह कौन है, उसके ऊपर केस लगाया हूँ। जी। और हजरत टिप्पू सुल्तान के ऊपर, हमारे टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर सीटी रवि और अनंत कुमार हेगड़े बोला। जी। हाई कोर्ट में कई लाख रुपए खर्च करके केस खारिज कर लिया। अभी सुप्रीम कोर्ट को जाके ऑर्डर लाया मैं, इनके ऊपर केस चला रहा हूँ मैं। केस, कोर्ट, एफआईआर मतलब नहीं है। मुसलमान की जज्बात, नीयत, मुसलमान और ये लोगों की, इनकी जो बेहुदी तरीका है, ये चीज़ों को रोकने के लिए मुसलमान आना है। मुसलमान की जरूरी है ये कब आवाज उठाए थे आप? मैं ये जब टिप्पू सुल्तान की 4-5 साल के पहले से, 5 साल से भी इन हाईकोर्ट फिर रहे हैं। जी। देखो, जितने भी मैं केस लगाया, येडियुरप्पा जी निकाले, सीएम से उतरे, अपना शाफी सादी डाला, वो उतरेगा नहीं उतरेगा चोर, वो आप आगे देख रहे हैं। वो कोई केजीएफ बाबू, चिक्कड़ बाबू करके आए थे, कांग्रेस से ताल्लुकात रखे, एमएलसी बने, उन्होंने भी गंदा बोला, उसको भी अल्लाह सजा दिए। और जितना भी नीरानी जो मेरा फेक सिग्नेचर करके बिल्डरों को दिया, उसकी भी बद्दुआ किया मैं वो एरिया में आके। अल्लाह सुनता है नाहक के लिए अल्लाह, मगर ये लोग समझ गए अब जो चल रहा है वही चल रहा है। मतलब आप मुसलमानों के ऊपर जो भी गलत, जो भी बात करता है, उसके ऊपर भी आपने कानूनी हाँ, ये आपका जो ये बीजापुर का जो एक एथनाल है, बसनगुड़ा पाटिल एथनाल, वो भी बिंदास बात करता है, बिंदास बात कर रहे हैं वो। इसका मतलब क्या है, मुसलमानों की ताकत है। मुसलमान उधर पे कितने हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट में है, खाली विजयपुरा नहीं, ये पूरा एरिया अपने 5 डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों की ताकत होके, जब एक इतना एक आदमी उन्हें बात मजाक करता है, तब ये लोग एमआईएम ओवैसी के साथ बिरयानी खाएं, और कांग्रेस के साथ जो आदमी एमबी पाटिल बोला और अफलाम बोला, ये काम करे। तो मुसलमान की जो ख्वाहिशात और ग्रीड और उनकी पावर की ताकत के लिए ये जो डर रहे हैं, आज वो इथनाल की पहुंच, इथनाल की उरूज हुआ है जो अल्लाह के तक। और हमारी पाकिस्तान में लड़की लिया, हमारा संबंधी का पाकिस्तान में है, कुछ की किसी को लंदन में है, अमेरिका में है, सऊदीया में है, कोई आदमी पाकिस्तान के कदम तक नहीं छुआ, ना उधर वाला आया, हमारे लोग ना उधर वाला आया, ना आए। हाँ, तो ये बोलता पाकिस्तान को जाने के लिए किसके सामने? मुसलमान, आप बीजापुर के लोगों के सामने बोल रहे हैं। इन्हों ये लोग कांग्रेस के भी असदुद्दीन के साथ फिर रहे हैं, क्योंकि इनको ये दोनों को ये चाहिए, इतना ये बोले। नहीं, मैं यही जरा रोकना चाहूंगा आपकी बात को।
जब सिटी रवि ने आनंद हेगड़े ने सिटी जब रवि, आनंद कुमार हेगड़े ने जब टीपू सुल्तान के बारे में जब बात की थी, तो आपने उस वक्त उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्यों बसवनगौड़ा पाटिल ने जो कई बार मुसलमानों के खिलाफ बात की, और आप ही खुल के बोल रहे हैं कि उन्होंने मुसलमान के खिलाफ बात की, और यहाँ तक कि टीपू सुल्तान को भी बसवनगौड़ा पाटिल ने गाली दी थी, तो आपने क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया? जो मेरे से दूर है विजयपुरा, वो मतलब नहीं है। जी। वहां पे मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं। अच्छा। कहाँ पे? अपने वहां पे। और यत्नाल, बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल जो एमएलए हैं, बहुत ही छोटा आदमी है कि इधर किसी को भी लायक नहीं है मेरे हिसाब से। हमें चीफ मिनिस्टर लेवल अपने कभी ना कभी एक बार तो यूनियन मिनिस्टर होना चाहिए, बन के रहना, जिस आनंद कुमार हेगड़े था उस टाइम पे मिनिस्टर थे। तो ये इंसान की बात को मैं बात नहीं मानता हूँ, मगर वो जितनी मेरे उसके ऊपर एक मूड आता है, उत्साह है, मेरी आग लग रही है, इक्वली बीजापुर के मुसलमानों के ऊपर भी लग रही है। क्योंकि इसको इतनी दूर तक छोड़ने के लिए, अल-अमीन कॉलेज फॉर मेडिकल को इतनी दूर तक बढ़ाने के लिए आप लोगों का क्या ताल्लुकात है? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग नहीं करें, आप लोग मानना है कि भाई हमारे हाथ नहीं होता है, हमें मुसलमान के इदारों में नहीं जाएंगे, हमारे अल्लाह के ऊपर, हमारे इदारों के ऊपर, ये पाकिस्तान, मुसलमान इस्लाम पाकिस्तान को जाओ, पाकिस्तान में हुआ पैदा, ये भी बोलेंगे तो हमें सुन लेंगे। क्योंकि हम इंडिया हिंदुस्तान का नाम छोड़ के कोई नाम आज तक सुनने तैयार नहीं है। 160 मुसलमान लाख भी कर्नाटक, इसको मालूम है। वो ये इन्हें जुदा करना देखता है ना, ये चीज को ओआईसी जिसको वोट किया आप लोग, ना कांग्रेस जिसके साथ अपने कौम की खून की चद्दर पहन के चल रहे हैं, ये लोग जमे ना उसके खिलाफ किए, ना इसको जेल किए, ना इसको असेंबली या पार्लियामेंट, उधर के एमपी लोग भी हैं, पार्लियामेंट में भी ला सकते हैं, असेंबली में भी ला सकते हैं, कोई ये चीज नहीं है। तो मुझे रहाम अपने बीजापुर मेरे भाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर है। जब ये देखेंगे, अभी ये पैदा ही नहीं हुआ है, बसवनगौड़ा पाटिल पैदा ही ना, अभी का है, उन्हें उसका अभी टाइम है ना, अभी शुरू किया। इसको कैसे, कहाँ, क्या कानून में कैसा उसको हैंग करना, कानून को भी मालूम है। कानून ऑफ मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, पैदा नहीं हुआ मतलब? इसका मतलब इन्हें अभी आ रहा है इन्हें। इसका मतलब तुम्हारे से आ रहा है, मेरे से आ रहा है, मैं और तुम्हें मिलके उसको ला रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं है? हम इसकी जगह पे हमें क्यों नहीं बैठे? उसकी जगह पे अब पूरे हिंदुस्तान का एक हुआ, इसमें ना अभी राहुल गांधी की ताकत है, ना उसकी माँ सोनिया की ताकत है। एक ही ताकत हिंदुस्तान में देख रहे हैं, अमेरिका में बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ मुसलमान की ताकत। जो मुसलमान एक हुआ तो सबका नाम आता है। ये सभी फेक नाम है। नाम सही ये है कि वह मुसलमान एक हुआ, हमारे दिन को छिया, हमारा फलान छिए, हमारे तमाम छिए, अल्लाह को छिए, कुरान शरीफ को छिया, फलान छिया, तो सिर्फ ये खो गए, वजू की हालत में वोट किए। कोई पॉलिटिकल पार्टी बाकायदा जीरो है। क्योंकि हर 75 साल से भी जो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई, जो भी देसाई जितने भी जीते, ऐसे नहीं जीते जैसे अभी जीते। ये जीत को रख के मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, वहां भी जीत हो रही है। धर्म की राजनीति नहीं करते थे। हाँ, यानी इसका मतलब मुसलमानों की ताकत इतनी है। हमें ताकत ये रख के क्या करते थे, यत्नाल को भी वोट करते हैं, येडियुरप्पा को भी वोट करते हैं, और फला अबेक को भी, देवगौड़ा को भी वोट करते हैं। जब नहीं करना तो नहीं करते। तब ये अभी दिखा, ये दिखा ना, ये अभी दिखा सबको, क्या नहीं। पंजाब, मध्य प्रदेश, अपना राजस्थान बदल जाएगा, दिल्ली बदल जाएगी, तो मुसलमान से बदलेगी। क्यों नहीं बीजापुर, विजयपुरा नहीं बदला, क्यों नहीं किया? या तो इसका मतलब मुसलमान को चाहिए अपना दौलत, अपना पावर। जो ये 4 आदमी आया, वो ऐसी के साथ गया, क्या करेगा? वो ऐसी क्या बैठ के अपने बैल की गाड़ी में और ट्रेन में आया क्या? वो आता है अपनी ओन फ्लाइट में, उसके पीछे लोग रहते हैं। कांग्रेस तो मुसलमानों में वहाँ पे बीजापुर के की बात आप कर रहे हैं, तो वैसी का वैसा वहाँ पर नहीं, जो वोट मुसलमान के, वो इस बार इसमें अपने विधानसभा में अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा। नहीं उतारे, विधानसभा में नहीं उतारे। तुम्हारे जो ग्राउंड रियलिटी में मुसलमानों को झंडा दिया, तारा सितारा डाल के, तो अपना कारपोरेशन में, यानी बीबीएमपी में, हर टाइम पे भी तो थोड़ा ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तोड़ना, असदुद्दीन को बनाना, अपने मुसलमान बनाना नहीं, मुसलमान एक होके करना है। जब अल्लाह का नाम आ जाता है, रिलीजियन इस्लाम का नाम आ जाता है, रिलीजियन पॉलिटिक्स में लाना नहीं है। मगर मेरे अल्लाह को, मेरे नबी को
को बोलता है अपनी चीज सब कुर्बान कर देना है, खड़ना है कि भाई एक है हमें, वो एक बीजापुर में नहीं हुए, उसकी सजा मेरे को मिल रही है, उसकी सजा कर्नाटक को मिल रही है, हिंदुस्तान में भी एक मैसेज जाएगा। कई जगह ऐसे हैं कि भाई मुसलमान बिछड़ रहे हैं, मैंने अपने डिवीजन हो रहे हैं, जो कर्नाटक में कहाँ भी नहीं हुए। कहाँ कहाँ कार अब समझो गुलबर्गा में मैडम इन्हों जीते, उन्होंने जीतने के लायक नहीं थे। कौन बोला था उनको जीतने के लिए? मेरे ही केसेस कितने की केस है उनके ऊपर, उनके हस्बैंड के ऊपर जो प्रॉपर्टी लिए फला पूरे हैं, और दुनिया का कोई सर्वे नहीं बोला इन्हों जीतते हैं। कोई हिंदुस्तान का नहीं, बीबीसी नहीं, कोई काम नहीं आएगा मुसलमान के वजू के सामने। वजू मुसलमान करके जाके वोट किया है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जितना आप अब जितने केस कर रहे हैं, अब तकरीबन कितने केस किए आपने अब तक? 455 या 75 पूरे ऑफिसर्स के नाम है, उसमें बहुत से जने आईएएस ऑफिसर्स हैं, किसी तरह से आप लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे हद तक, यहाँ तक कि जहां तक के करप्शन ज्यादा हो रहा है उस करप्शन को रोकने के लिए भी आप आवाज उठा रहे हैं। तो क्या आपका फ्यूचर में क्या सियासत में आने की कोई सोच है? वो मेरे डीएनए में ही नहीं है। अच्छा, हमारे दादा नहीं किए, अच्छा, हमारे वालिद नहीं किए, मगर वो लोग हुकूमत उनके पास आती है। ऐसा तो नहीं है नहीं ना, है दादा हमारा, नहीं वो किए, नहीं है हमारा, नहीं है। मगर ये चाहता हूँ मैं, मतलब इसका नहीं है, मैं चाहता हूँ कि भाई अभी मुसलमान की आवाज निकले, मुसलमान की आवाज एक हुए, क्योंकि इसका मतलब क्या है, मुसलमान को बता के अभी अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है और फलांग कर रहे हैं, थ्रेट तो पैदा हुआ है। अभी वो धर्म की सियासत चल रही है, वो चल रही है मुसलमान को। आप अपने बारे में बताइए, आप सियासत में आना चाहते हैं या नहीं आते? दादा नहीं आते, इट्स ओके, अब्बा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे भी आ सकते हैं, पोते भी आ सकते हैं। नहीं, मेरी एक ख्वाहिश है कि आप नहीं आएंगे, ख्वाहिश है, पॉलिटिकल नहीं। जो ये लोग जो जहर पिया है, जो दारू पिया है, जो गंदगी किया है, जो हराम किया है, ये लोगों को छोड़ के वजू के साथ जो मुसलमान मेरे भाई हैं, बहुत जने भाई हैं हर जगह, ये लोग आना चाहिए। ये लोगों के लिए हमारी जिंदगी हमें भी कुर्बान करें, हमें हमारा सर भी बिछाएं, हमारे ऊपर होके ये लोग आना चाहिए। वो मेरी अभी लेटेस्ट ख्वाहिश है। मतलब उसका नाम, उसका मतलब सियासत नहीं है, ये जो बचाव है, बचाव के लिए आएंगे ना। ये दारू पीने वाले, ना ये औरतबाजी करने वाला, ना ये आपकी दौलत आप खबर बेच के अपना पैसा बनाया वक्फ बोर्ड का, वो ना इतना तमाम लेके। अब समझो हिंदुस्तान कर्नाटक में एक मिनिस्ट्री में 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ में एक मैयत को पैसा देना, एक बच्चे को पैसा देना पढ़ाने, उसमें 50% उठा लिया, उसमें दिया। ये भी तो सियासत है ना। ऐसी तमाम हरामी सियासत छोड़ के अच्छी सियासत करना है। इसका मतलब देवगौड़ा का एक बोटा है, अपना एमआईएम का है, कांग्रेस का है, जो बीजेपी का है, और क्या क्या है, इसमें ही आना जरूरी नहीं है। नहीं, मैं क्या इसमें आना जरूरी नहीं है। ओके, मैं समझ गया। आप ये बोलिए, सियासत आपके नजर से अच्छी है या गंदी है? सियासत मेरे नजर से नहीं, मेरे कौम के लिए, मेरे नबी करीम किए, अपने साहबियों को रख के किए, साहबियों को पहुंचाए थे। अपने बैठ के सिर्फ चिट्ठी लिखे, मेरे तरफ आ जाओ, आपको हक मिलेगा, आपके ऊपर ना इंसाफी नहीं होगी। इस अंदाज पे जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने ये तमाम ये फिरके छोड़ के, ये फिरके हैं जितना बोला मैं, ये पार्टियों के, अपने आप सियासत में आना, करना, अपना हकूक लेना, हक लेना, सरकार में इज्जत से जीना, बच्चों को इज्जत से पढ़ाई पढ़ाना। दारू के लिए, गोश्त के लिए आप महरूम के मैयत जो देखा गया नहीं, आप आंख बंद करके मरेगा, उस टाइम पे जो कपड़ा देगा वो नहीं लेने के लिए, हकूक के लिए मुसलमान अभी सियासत में आना है, जरूरी है। वो जब जितने भी नामा बोला हूं मैं, ये हराम में जमा है। जब तक ये हराम रहेगा, सियासत का नाम मैं सोचूंगा नहीं। जैसे साहबी मेरे नबी करे, ऐसी सियासत हमारे मुसलमानों में होना चाहिए। इसके लिए मैं भी अल्लाह चाहा तो इस टाइम पे मैं ये लोगों को काम आऊंगा। ये बोटे छोड़ के मेरे कौम का, मेरा हदीस का, मेरे चीजों का, मेरे नबियों का बोला हुआ रास्ते में अपना के हुकूमत लाने के लिए, हुकूमत में जाने के लिए मेरी दुआ कोशिश रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी बात रखी। तो मैं यही इस पूरे इंटरव्यू में मुझे लगा कि आलम पाशा साहब यही कहना चाहते थे कि सियासत भी अगर करना है
तो अच्छे लोगों को सियासत में आना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया शराब पीने वाले, लड़कियां करने वाले, ऐसे कई उन्होंने मुद्दे उठाए और जो बड़े-बड़े जो तंजीमें हैं उन तंजीमों पर भी उन्होंने उँगलियां उठाए कि इस तरह से कौम का नाम लेकर ये लोग कौम को लूटने का बाजार एक तरफ से लगाए बैठे हैं। तो मैं मेरी नज़र से अगर देखे जाए तो सियासत में जो किसी भी गरीब के ऊपर या किसी भी धर्म के ऊपर जो भी अत्याचार होता है उसके खिलाफ जो आवाज उठाता है, जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहता है, ऐसे लोगों को जरूर सियासत में आना चाहिए। जब तक ऐसे लोग सियासत में नहीं आएंगे, जब तक सियासत का माहौल साफ नहीं होगा। हमारी हर एक की सोच यही होती है कि अगर हमारे अगर बुजुर्गों से भी हम पूछेंगे तो हमें कहा जाता है कि सियासत में ना जाइए, सियासत एक गंदी चीज है, वहां पर गंदे लोग हैं। तो मैं आप सभी से इस न्यूज के माध्यम से कहूंगा कि सियासत ना गंदी थी ना गंदी रहेगी। जिन लोगों को हमने सियासत में हम भेज रहे हैं वो लोग गंदे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। जब तक हम अच्छे साफ सुथरा लोगों को सियासत में नहीं लाएंगे, जब तक हालात इसी तरह रहेंगे। ये हर धर्म में इस तरह ऐसे गंदे लोग सियासत में आने की वजह से आज सियासत गंदी हो चुकी है। बस मैं जाते जाते यही कहूंगा कि जो भी हो, सियासत बहुत अच्छी चीज है, सियासत में आइए, अपने मोहल्ले को बदलिए, अपने शहर को बदलिए और हमारे इस देश को बदलिए और देश में अमन का माहौल हमेशा कायम रखिए। तो देखते रहिए हमारे साथ बी न्यूज नेशन, हक की आवाज।